नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अब से थोड़ी देर पहले श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। नंगी तलवारें लेकर उस पुलिस वैन पर हमला हुआ जिसमें आफताब मौजूद था। हमला करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों को बंदूकें निकालनी पड़ी, लेकिन हमलावर नंगी तलवारें लेकर, हथौड़े और लाठियां लेकर काफी दूर तक पुलिस वैन के पीछे दौड़ते रहे। हमला करने वालों का दावा है कि वो किसी हिंदू सेना के लोग हैं और वो हरियाणा से आए थे। करीब 15 लोग थे जो अलग अलग गाड़ियों में उस एफएसएल की लैब तक पहुंच गए थे जहां आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा था। इनकी गाड़ियों में तलवारों के अलावा हथौड़े और लोहे के रॉड्स भी थी। हमला करने वालों ने अपनी एक गाड़ी पुलिस की उस वैन के आगे अड़ा दी जिसमें आफताब मौजूद था। पुलिस आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद इसी बंद वैन में बैठाकर तिहाड़ जेल ले जा रही थी। आफताब को लेकर पुलिस एफएसएल लैब से कब निकलेगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। लेकिन ये तलवारों वाले घात लगाकर बैठे थे। पहले उन्होंने सामने गाड़ी लाकर पुलिस वैन को रोका और फिर उस पर तलवारों से हमला किया। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आफताब को खत्म कर देंगे। एक ने कहा कि आफताब ने हमारी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, हम उसके 70 टुकड़े कर देंगे। ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे। हमला करने वालों में से एक ने कहा कि अगर आफताब को पुलिस पैदल ले जा रही होती तो मैं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता। इन लोगों की मंशा आफताब पर हमला करने की, उसे मारने की थी। इनको रोकने के लिए पुलिस को उनके ऊपर बंदूक ताननी पड़ी। वैन के आगे की तरफ एक पुलिसकर्मी ने पिस्तौल निकाली, लेकिन ये हमलावर पुलिस की तरफ भी तलवार लेकर दौड़े। ये चलती वैन पर तलवारें मार रहे थे। इसके बाद पुलिस वैन में मौजूद एक पुलिस वाले ने दरवाजा खोला और राइफल दिखाकर इन हमलावरों को डराया। 5 लोग नंगी तलवारें लिए पुलिस वैन के पीछे दौड़ते रहे। वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने इन हमलावरों को चैलेंज किया। उनसे पूछा कि उन्होंने कानून हाथ में क्यों लिया, यह हक उन्हें किसने दिया। लेकिन ये लोग कहते रहे कि आफताब ने हमारी बेटी के टुकड़े किए हैं, हम उसके 70 टुकड़े कर देंगे। रिपोर्टर्स ने कई बार कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन तलवारें लिए हमलावर चिल्लाते रहे कि वो आफताब को श्रद्धा के मर्डर की सजा देने आए हैं। इनमें से एक कह रहा था कि मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, हम आफताब को छोड़ेंगे नहीं। साफ लगा कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने इन हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। हम आपको हमलावरों की और पुलिस की बात सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हमले का पूरा सीक्वेंस आपको बता देते हैं। आफताब पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन पर हमला शाम करीब 6:15 बजे हुआ। आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद फॉरेंसिक साइंस लैब में लाया गया था। पॉलीग्राफी टेस्ट कितनी देर चलेगा, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि अपराधी जांच में कोऑपरेट कर रहा है या नहीं। इसलिए यह पहले से तय नहीं था कि अपराधी को वापस जेल कब ले जाया जाएगा। लेकिन इस कथित हिंदू सेना के लोग काफी देर से एफएसएल सेंटर के बाहर घात लगाए बैठे थे। जैसे आफताब को जेल वैन में लेकर पुलिस की टीम रवाना हुई, वैसे ही तलवार लेकर हमलावर पहुंच गए और उन्होंने वैन पर ही तलवार से वार किए। इसके बाद तलवारें लहराते हुए हमलावरों ने जेल वैन का पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिससे वह आफताब तक पहुंचकर उस पर हमला कर सके। सिचुएशन बेहद गंभीर थी। हमलावरों को पीछे धकेलने के लिए आफताब के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने पिस्तौल निकाली। एक पुलिस वाले के हाथ में रिवॉल्वर था, दूसरे ने वैन के अंदर से ही हमलावरों पर राइफल तान दी। रिवॉल्वर लिए हुए पुलिस ने उसे हवा में लहराया, हमलावरों को पीछे हटने को कहा। इसके बाद भी तलवारें लेकर आए हमलावर आफताब के 75 टुकड़े डालने की धमकी देते रहे, जिसके बाद रिवॉल्वर लिए पुलिस वाले ने उन्हें चेतावनी दी, कहा अगर उन्होंने तलवार चलाई तो इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है।
पुलिसकर्मी ने कहा कि अगर हमलावर नहीं माने तो वो गोली चला देगा। वहीं वैन में राइफल से लैस पुलिस वाले ने भी वैन में घुसने की कोशिश करने वाले हमलावरों को गोली से मार देने की चेतावनी दी, जिसके बाद तलवार लेकर आए हमलावर पीछे हटे। जो पुलिसकर्मी बाहर निकले, जिन लोगों ने आफ्ताब पर हमला करने की कोशिश की वो खुद को हरियाणा के रहने वाले और हिंदू सेना के मेंबर बता रहे थे। उन्हें पता था कि आज श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब को फॉरेंसिक साइंस लैब लाया जाएगा, इसीलिए ये हमलावर गाड़ी में तलवारें रखकर एफएसएल पहुंचे थे। इनकी गाड़ी में स्मोक स्क्रीन लगा था, जिसकी वजह से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि गाड़ी में तलवारें रखी हुई थी। जैसे ही आफ्ताब को लेकर जेल की वैन एफएसएल से बाहर आई, वैसे ही हमलावरों ने तलवारें निकाल ली और वैन पर हमला बोल दिया। कैदियों को एफएसएल ले जाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के पास है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब के साथ जेल वैन में मौजूद 5 पुलिस वाले भी थे। इन 5 पुलिसकर्मियों में से एक सब इंस्पेक्टर थे जो टीम को लीड कर रहे थे। इसके अलावा आफ्ताब की वैन के साथ चल रहे 2 पुलिसकर्मी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ थे, उनके पास राइफल थी। बाकी 2 पुलिस वालों के पास भी छोटे हथियार थे। पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाने की चेतावनी देकर तलवार लेकर आए हमलावरों को रोका। फिर पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर जेल की तरफ रवाना हो गई। हमलावर बार बार कह रहे थे कि वो आफ्ताब को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने एक हिंदू बेटी की बेरहमी से हत्या की। गुड़गांव से आए हिंदू सेना के, हमारी बहन नरेंद्र नाम है, निगम गुजर नाम है, हमारी बहन बेटी काटी है। 70 टुकड़ा कर देंगे इस काम, 35 कराए इसने, हम 70 करेंगे। किस संगठन से हो? हिंदू सेना थे, हिंदू सेना गुड़गांव कार्यकर्ता। तलवार कहाँ से लेके आए? हम पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है, पुलिस सेफ्टी कर रही है हमारी बहन। वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं अपने, लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से मार देंगे इसको। कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। आपको किसी का डर नहीं है? है जी, आपको किसी का डर नहीं है? डर हमारी बहन बेटी है तो क्या करेंगे मैडम? आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, कानून सजा देगा, इस देश में कानून सजा देगा या तलवार से सर कानून कर देंगे? सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? पिंटू कुमार गुड़गांव से पिंटू कुमार, हिंदू। तलवारें कहाँ से लेके आई है? यहाँ वहाँ पे नहीं मिलती, तलवारें कहाँ से लाए? वो आती वहाँ पर। ये देखिए, तलवार लेकर ये 4-5 युवक पहुंचे थे। ये सिर्फ लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये वैन में सवार पुलिस वालों से कह रहे थे आप बाहर निकलो, और हम वैन में घुसना चाहते हैं। ये वैन के ऊपर लगातार तलवारों से हमला कर रहे थे। पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सावधान थी। हमलावरों को रोकने के बाद पुलिस की टीम आफ्ताब की वैन को लेकर रवाना हो गई। पुलिस ने कुलदीप ठाकुर और निगम गुर्जर नाम के 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उनके साथ आए बाकी हमलावरों को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार धमकी देते रहे। गुरुद्वारा नहीं, हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। हम हिंदू हैं अपनी तरफ से।
इसमें कोई शक नहीं कि आफताब ने एक जघन्य अपराध किया है। जिस तरह से उसने एक बेकसूर लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, उसने लोगों के दिलों को दहला दिया है। लेकिन जो भी हो, उस पर हमला करना, कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। आफताब को सजा देने का काम अदालत करेगी। आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने का काम पुलिस का है। और हम देख रहे हैं कि पुलिस हत्यारे आफताब के खिलाफ पुख्ता केस तैयार करने के लिए कितनी मशक्कत कर रही है। जंगलों में भटक भटक कर 6 महीने पहले फेंके गए लाश के टुकड़े इकट्ठा करना आसान काम नहीं होता। पानी से भरे तालाब को खाली करवा के वहां श्रद्धा के सिर के अवशेष ढूंढना आसान काम नहीं है। शातिर हत्यारे आफताब से सच उगलवाना भी आसान काम नहीं है। इसीलिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले रही है। इसके बाद नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि इस केस में क्राइम को साबित करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हत्या 6 महीने पहले हुई। हत्यारे ने बड़ी चालाकी से सारे सबूत मिटा दिए, लाश के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए। श्रद्धा का मोबाइल फोन कहीं पानी में फेंक दिया। जहां हत्या की थी उस पूरे घर को केमिकल से साफ कर दिया। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि पुलिस को इस मामले में कितनी सूझबूझ से काम लेना पड़ रहा है। इसलिए आफताब को अपने आप सजा देने की कोशिश करना, तलवारों से हमले जैसी हरकत करना शर्मनाक है, नागवार है। पुलिस को अब उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने पुलिस वैन पर हमला किया। ये लोग इतना भी नहीं समझते कि आज के जमाने में अपराधी कितने चालाक हो गए हैं, कितनी उस्तादी से अपराध करते हैं, न जाने कहां कहां से हत्या करने के तरीके ढूंढते हैं और फिर सबूत मिटाने के लिए कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की एक और खौफनाक वारदात, इसी तरह का एक और मर्डर दिल्ली में हुआ। हत्या की इस खौफनाक वारदात का जब खुलासा हुआ तो सुनने वालों के होश उड़ गए। मर्डर करने का यह तरीका भी काफी हद तक श्रद्धा के मर्डर जैसा ही निकला, बस इसमें कैरेक्टर अलग है। दिल्ली में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। उसकी बॉडी के 10 टुकड़े किए, उन्हें भी फ्रिज में स्टोर किया और कई दिन तक आसपास के इलाकों में इन टुकड़ों को फेंकते रहे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिसकी हत्या की गई उसका नाम अंजन दास है। अंजन दास त्रिलोकपुरी में रहता था। अंजन की हत्या उसी की दूसरी पत्नी पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर की। लेकिन जिस तरीके से बॉडी के टुकड़े किए गए, उन्हें अलग अलग जगह फेंका गया, इससे पुलिस को केस सॉल्व करने में काफी परेशानी आई। दिल्ली में क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि यह केस पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन जब मिसिंग रिपोर्ट पर फोकस किया तो अंजन दास की डिटेल मिली, जिसके बाद केस की परतें एक के बाद एक खुलती चली गई। ये बॉडी का किसकी थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। और ये 6 महीने तक यही सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि बॉडी किसकी है, क्योंकि टुकड़े थे और वो जो खोपड़ी थी वो भी इस तरह से डिकम्पोज थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। तो उसको चैलेंज लेके हमने इस पे काम किया। पहले टेक्निकल सर्विलेंस की, सीडीआर एनालिसिस किया, कुछ नहीं निकल के आया। फिर हमने मिसिंग पे फोकस किया। थाने में कौन आदमी गायब है, कौन नहीं मिल रहा है, उससे भी कुछ नहीं निकला। पास के थाने मंडावली, मधु विहार, पतपड़गंज, सब जगह हमने छानबीन की। और जब धीरे धीरे हम दायरा बढ़ाते गए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट करते, फिर हमारे पास पता चला कि क्राइम ब्रांच जब इतनी इसकी छानबीन करी है तो एक किसी ने कहा कि ये भी देख लो आप कि अंजन दास नहीं दिख रहा है बहुत दिन से। अंजन दास कौन है ये भी नहीं पता था। अंजन दास का ढूंढते ढूंढते हम कल्याणपुरी पहुंचे। कल्याणपुरी में पता चला कि अंजन दास पूनम और दीपक के साथ रहता था। पूनम दीपक से पूछा, इन्होंने कहा वो तो शराबी था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। जब यहाँ पे फिर हमें लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है, अब ये कह रहे हैं वो तो ऐसे ही घूमता रहता, पता नहीं पहले भी चला जाता था। फिर जब हमने इसकी तलाशी ली तो वो कपड़े मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक की थैली लेके उसको इधर उधर फेंकने जाते थे, वो कपड़े मिल गए। उसके बाद जब हमने इसको और सख्ती से इंट्रोगेशन किया तो सारी बात खुल के आई कि किस तरह से इन्होंने प्लान किया, कैसे मर्डर किया, वो सारी बातें इन्होंने उसका पूरा खुलासा किया। इस मर्डर के पीछे जो मोटिव निकलकर सामने आया वो और भी हैरान करने वाला है। पुलिस ने बताया कि पूनम और दीपक ने अंजन की हत्या इसलिए की क्योंकि अंजन दीपक की वाइफ पर बुरी नजर रखता था।
इसलिए उन्होंने अंजन के मर्डर का प्लान बनाया। उसे शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई। जब वो बेहोश हो गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी बॉडी के 10 टुकड़े किए, जिन्हें फ्रिज में स्टोर किया गया। इनमें से 6 टुकड़े पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। लास्ट में जो मोटिव आया, जो मेन मोटिव मैं कह सकता हूं, वो दीपक की जो शादी हुई कुछ दिन पहले, उसकी जो वाइफ थी उस पर बुरी नजर रखने लगा, उसका प्रयास करने लगा उसके साथ गलत हरकत करने की। उससे जब दीपक को काफी भड़क गया, उसने कहा अब और इसको सहन नहीं कर सकते, मैं इसका शराब पिलाऊंगा, गोली खिलाऊंगा इसको और इसके टुकड़े, इसको मार डालेंगे। जब सूख जाएगी बॉडी तो टुकड़े कर देंगे। और तुम जो पूनम को, जो उसकी मदर थी, माँ को उसने कहा कि तुम बाहर रह के निगरानी रखो, कोई आए तो उसको इधर उधर कर दो। और बाद में बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने में भी पूनम ने दीपक के साथ मिलकर इनको ठिकाने लगाया। अब मैं आपको आरोपी पूनम का एक बाले जुर्म भी सुनवा देता हूं। पूनम से आज जब पूछा गया उसने अंजन को क्यों मारा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों किए, तो उसने साफ साफ कहा कि उसके पति की नीयत ठीक नहीं थी। मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। ये केस वाकई में दिल दहलाने वाला है। इस केस में भी मर्डर करने के बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में स्टोर करने का पैटर्न बिल्कुल श्रद्धा मर्डर के केस की तरह था। अब सवाल है कि ऐसा दिल दहलाने वाला आइडिया कहां से आया। माना जा रहा है कि चाहे वो आफताब हो, चाहे वो पूनम हो, इन सबको यह आइडिया एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर देखकर आया। अमेरिकन क्राइम थ्रिलर जिसमें बताया गया है कि मारने के बाद में बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने से कैसे बचा जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि बॉडी को कहां स्टोर करना चाहिए, और यह दिखाया गया कि कैसे बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकना चाहिए ताकि पुलिस सबूत न हासिल कर सके। हर कोई आजकल इस तरह की वेब सीरीज को देख सकता है, इस तरह के फिल्मों को देख सकता है। डिजिटल इंडिया का जमाना है, एक क्लिक में इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा सकती है और कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन पर रोक भी नहीं लगा सकता, और कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल क्राइम करने में और सबूतों को मिटाने में ना किया जाए। ये किसी के बस का काम नहीं है। और इसके साथ साथ क्राइम को साबित करने में पुलिस के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी के पास अगर इस तरह की जानकारी हो, किसी को कहीं किसी पर शक हो, तो पुलिस का सहयोग करें। अकेले पुलिस इन सारे केसेस को सॉल्व नहीं कर सकती जब तक जनता का साथ उसे न मिले। अब बात कर लेते हैं सियासत की, चुनाव की खबरों की। नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर गुजरात में जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन किया। आज मोदी ने एक दिन में 4 रैलियां की। पहली रैली भावनगर के पालिताना में थी। भावनगर जिला गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बिल्कुल साउथ में है। इसके बाद दूसरी रैली के लिए नरेंद्र मोदी कच्छ के अंजर इलाके में पहुंचे, जो भावनगर के बिल्कुल ऑपोजिट में है। और इसके बाद मोदी ने जामनगर के गोवर्धनपुर में रैली की। मोदी की आज की चौथी और आखिरी सभा राजकोट में हुई। यानी नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक का इलाका कवर कर लिया। एक तरफ प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी, पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी, और इसके बाद एक दिन में 4-4 रैलियां। नरेंद्र मोदी ने दूसरे नेताओं के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रख दिया है। अपनी रैलियों में मोदी गुजराती में ही बोले, लोकल इश्यूज पर बोले। जिस जिले में गए वहां यह बताया कि उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए उनकी सरकार ने क्या किया। और मोदी ने जब अपने विरोधियों पर निशाना साधा तो उनके टारगेट पर कांग्रेस रही। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, हमेशा गुजरातियों को लड़ाने का काम किया, लेकिन गुजरात की जनता अब कांग्रेस से खेल अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि जितने साल से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, उतने साल से गुजरात का विकास तेजी से होता रहा है। एक जमानो હતો જ્યારે ગુજરાત અલગ નહોતું થયું, મરાઠા અને ગુજરાતીઓને લડાવવાનું કામ કોંગ્રેસ કરતી હતી। ગુજરાત બન્યું તો કાઠિયાવાડ અને ગુજરાત એને લડાવવાનું કામ,
કચ્છ અને ગુજરાતને લડાવવાનું કામ ફલાણી જાતિ ઢીકણી જાતિ જોડે લડે, પેલી જાતિ જોડે લડે, આ સંપ્રદાય પેલા સંપ્રદાય જોડે લડે, પેલો સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય જોડે લડે. આજ પાપ કર્યા અને એનું નુકસાન ગુજરાતને ભારોભાર ઉઠાવવું પડ્યું. પરંતુ ગુજરાતના લોકો જાગૃત હતા, સમજદાર હતા. એ આ ખેલ સમજી ગયા અને ગુજરાતે એકતાનો રસ્તો ઉપાડ્યો. આ એકતાના રસ્તાના પરિણામે એક જમાનામાં જયારે બોમ્બ ધમાકા થતા હતા, બજારમાં બોમ્બ ધમાકા થાય, મંદિરોમાં બોમ્બ ધમાકા થાય, ચારે તરફ અસુરક્ષાનું વાતાવરણ, આ દશામાંથી ગુજરાતને બહાર લાવવામાં ગુજરાતની જનતાએ જયારે એકતાની તાકાત પકડી અને એના કારણે આજે ગુજરાત 20 વર્ષ થયા ભાઈઓ નિરંતર વિકાસ કરી રહ્યું છે, નિરंतर विकास कर રહ્યું છે. निर्णय कपूर हमारे संवाददाता जो गुजरात के चप्पे चप्पे को जानते हैं, बहुत अनुभवी हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं. एक तो मुझे निर्णय आपसे ये बात समझनी है कि नरेंद्र मोदी ने आज जो सौराष्ट्र में कैंपेन किया, जो 4 जगह चुनी उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स करने के लिए, उसकी क्या वजह है? देखिए रजत जी, एक चीज पहले मैं बता दूं कि आज फर्स्ट फेज के जो चुनाव होने वाले हैं उसका प्रचार कल खत्म होगा, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनकी ये आज राजकोट में आखिरी सभा हुई फर्स्ट फेज से प्रचार से पहले. और आप देखिए उन्होंने आखिरी दिन पे वो इलाका चुना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, यदि उसे जिस रिकॉर्ड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं इस बार. आपको बता दूं मैं कि इस इलाके में पिछली बार बीजेपी को काफी लॉस हुआ था और सिर्फ 23 सीटों पर अटक गई थी 54 में से बीजेपी. और इंटरेस्टिंगली उन 23 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी ने इन 4 जिलों में हासिल की थी जहां पे आज मोदी ने प्रचार किया है. भावनगर, जामनगर, कच्छ और राजकोट मिला करके बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी और बाकी 5 सीटें जो हैं वो बाकी के 8 जिलों से मिली थी. मोदी जानते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे अगर और मेहनत की जाए, आपको इंटरेस्टिंगली जान के हैरानी होगी कि इन 4 जिलों में मोदी आज दूसरी बार गए अपने इस प्रचार के दौरान, क्योंकि वो चाहते हैं या शायद एक टारगेट है कि इन 4 जिलों पे स्ट्राइक रेट जो है उसको 100% तक ले जाया जा सकता है. और वो जानते हैं कि अगर यहाँ 100% स्ट्राइक रेट हो जाए और 26 सीटें पूरी जो इन 4 जिलों की वो बीजेपी जीत जाए तो उसकी टैली जो है सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा आगे जा सकती है, जो कि पिछली बार काफी नुकसान हुआ था पाटीदार आंदोलन का, साथ में किसानों की जो नाराजगी थी उसका. लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ना तो पाटीदार आंदोलन का इतना असर है, किसानों में भी जो नाराजगी है वो काफी हद तक कम हुई है. आम आदमी पार्टी का दखल जरूर रहा है इस इलाके में, लेकिन वो उतना बड़ा डेंट नहीं कर पा रही है जिसकी कि पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी. तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए उन्होंने आज एक तरह से सौराष्ट्र का सारा कोना जो है वो छान मारा, सारे अलग अलग कोनों में वो सीधे पहुंचे, एक ही दिन में पूरा सौराष्ट्र कवर किया. और इंटरेस्टिंगली आखिरी रैली जो है उन्होंने राजकोट में की. मैं आपको बता दूं कि राजकोट जो है एक तरह से सौराष्ट्र का नर्व सेंटर है. जो भी यहाँ पे जो भी घटना होती है, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो पूरे सौराष्ट्र पर पड़ता है. तो ये एक तरह से दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट कास्ट हैं राजकोट की, माफ कीजिएगा सौराष्ट्र की, उनको भी कवर किया गया, इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी कवर किया गया. और एक तरह से कोशिश ये की गई है कि एक बार पूरे सौराष्ट्र में फिर से चुनाव से एक दिन पहले जो वातावरण है वो चार्ज रहे. निर्णय कांग्रेस के नेताओं के मैंने बातें सुनी हैं इंटरव्यूज में, जो कहते हैं वो कहते हैं कि चूंकि बीजेपी को चुनाव जीतने में मुश्किल हो रही है इसलिए नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा सभाएं कर रहे हैं, इसलिए वो कोने कोने में जा रहे हैं. देखिए एक चीज हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जिस प्रकार से ये चुनाव आगे बढ़े हैं, अगर आप देखें आज से 1 साल पहले जब सरकार बदली गई थी
तब ये कहा जा रहा था कि, और तब इनफैक्ट इस प्रकार की चर्चाएं भी थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बीजेपी उसे काउंटर करने के लिए ये सारे स्टेप्स उठा रही है। लेकिन साथ साथ आप देखिए जिस तरह के स्टेप्स लिए गए और एक तरह से चुनाव के लिए जिस तरह से प्रिपेयर किया बीजेपी ने अपने आप को, अब परिस्थिति काफी बेहतर बन चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का जो मैंने अब तक देखा है उनको चुनाव लड़ते हुए इतने सालों में, वो कोई भी चीज एक तरह से हम कहेंगे कच्ची नहीं छोड़ते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि जिस तरह से बिल्डअप हुआ है माहौल, उसके ऊपर एक ऐसी इबारत खड़ी की जाए कि जो अपने आप में स्ट्रांग हो और उसका एक इम्पैक्ट दिखे रिजल्ट पे भी। और इसीलिए उन्होंने पूरे प्रचार की कमान जो है वो अपने हाथ में ली। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है गुजरात के लिए, जिनके साथ गुजरात की जनता जो है वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है। नहीं, इसको सब मानते हैं निर्णय। वाकई में आप 13 साल मुख्यमंत्री रहे, वो 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, 8.5 साल से, और गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी एंजॉय करते हैं कैंपेन करना, वो थकते नहीं हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है पब्लिक मीटिंग्स करने में, रोड शो निकालने में, लोगों से मिलने में, बात करने में। शायद इतनी मेहनत कोई और नेता नहीं करता, इसलिए दिखाई देता है। निर्णय आपसे बातें तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन वक्त लिमिटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। निर्णय कपूर ने बताया कि आज सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री जो 4 सभाएं की, वो पालिताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में की। और मोदी के लिए 4 लोकेशन इसलिए चुने गए ताकि सौराष्ट्र के चारों कोनों को वो कवर कर लें। सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार 23 सीटें जीती थी और इन 23 सीटों में से भी 18 सीटें उन 4 जिलों से आई थी जहां आज प्रधानमंत्री ने रैली की। तो नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि इस बार सौराष्ट्र से बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें आए, इन सीटों पर स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर हो। सौराष्ट्र वो इलाका है जहां पर कांग्रेस से पूरी ताकत लगाई हुई है, कांग्रेस का यहां पर अच्छा बेस है। आम आदमी पार्टी ने भी इसी इलाके से घुसने की कोशिश की है। गुजरात, ये जो सौराष्ट्र का रीजन है, यहां से वो विधानसभा में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आज केजरीवाल की बातों में सुनाई दिया। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को नया माल, नया प्रोडक्ट बताकर जनता को बेच रहे हैं। पिछले 2 दिन से केजरीवाल गुजरात में हैं और उनका सादा फोकस आजकल सूरत पर है। यहां पिछले साल फरवरी में केजरीवाल की पार्टी ने नगर निगम के 27 वार्ड में चुनाव जीता था, इससे उनकी हिम्मत बढ़ी है। आज केजरीवाल ने दावा किया कि सूरत में उनकी पार्टी 7-8 असेंबली सीटें जीत लेगी। केजरीवाल ने अपने 3 नेताओं की जीत की तो गारंटी लिखकर दी, रिटर्न में दी। आज अरविंद केजरीवाल ने सूरत के व्यापारियों से कहा कि जैसे वो अपने कारोबार में नए प्रोडक्ट का इंतजार करते हैं, उसकी सेल को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह इस चुनाव में व्यापारी आम आदमी पार्टी पर भरोसा करें, उसकी ईमानदारी पर यकीन करें। केजरीवाल ने दावा किया कि वो फक्कड़ हैं, उनके पार्टी के पास पैसे नहीं हैं और उनके कैंडिडेट की जेब भी खाली है। दोस्तों, आप सब लोग व्यापारी हो। व्यापारी हमेशा देखता रहता आंखें खोल के, मार्केट में नया माल तो नहीं आया। नया माल आया तो फिर नया माल लेके आता है ग्राहक के सामने। तो देश के अंदर नया माल आया अभी, आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन, डबल इंजन। अरे डबल इंजन को जंग लग गया, आप फेंको डबल इंजन उठा के। अब मार्केट में नया इंजन आया है। नया इंजन बिजली से चलता है, इनका डबल इंजन तो कोयले से चलता है, वो पुराने वाला है। नया इंजन लो, सारे व्यापारी हो, अच्छी तरह समझते हो। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई सोच है, नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नई विश्वासधारा है। इस नई पार्टी को लीजिए। जैसे जब बरसात आती है, बरसात आने के पहले होता है ना, हवा का झोंका आता है, ऐसे आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति के अंदर एक हवा का झोंका है, फ्रेश हवा का झोंका है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम कट्टर ईमानदार हैं। मेरे को 7 साल हो गए दिल्ली का मुख्यमंत्री। मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता, मेरे पास भी पैसा नहीं है, मैं भी फक्कड़ हूं, मेरी पार्टी भी फक्कड़ है। और ये जितने हमने कैंडिडेट बनाए हैं, ये भी सारे फक्कड़ हैं, इनके पास भी नहीं है पैसा।
इंटरेस्टिंग बात यह कि जब केजरीवाल अपने उम्मीदवारों की जीत की गारंटी लिखकर दे रहे थे, उस समय उनकी पार्टी का एक और कैंडिडेट मैदान छोड़ गया। कच्छ की अबादासा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता वसंत खेतानी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। अबादासा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से चुनावी लड़ाई ट्रायंगुलर हो गई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है। उसके कैंडिडेट वसंत खेतानी ने गुजराती में अपना छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा कि वो नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रहित में आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं। वसंत खेतानी ने कहा कि अब वो बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। यह बयान जारी करने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। મારું નામ ખેતાણી વસંતભાઈ વાલજી છે। હું આજે આમ આદમી પાર્ટી છોડી રહ્યો છું અને રાષ્ટ્ર હિતમાં અને અબડાસાના હિતમાં હું આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યો છું। અસ્તુ, જય માતાજી। कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल गुजरात के लोगों से कहते थे कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट मत देना, ये चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद उनकी अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और वो बीजेपी की तारीफ करने लगा। और आज तो ऐन चुनाव के मौके पर उनके अपने कैंडिडेट ने कह दिया कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी में वो शामिल भी हो गए। केजरीवाल के साथ उत्तराखंड और हिमाचल में भी ऐसा हो चुका है। उत्तराखंड में जिसे उन्होंने सीएम का कैंडिडेट बनाया, वही साथ छोड़ गया। केजरीवाल कांग्रेस की जमीन हिलाना चाहते हैं, कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी बीजेपी को ही मेन राइवल मान रही है। और इस बार चुनाव लड़ने की कांग्रेस की रणनीति पहले से कुछ अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस खामोशी से जमीनी स्तर पर काम करके खुद को मजबूत बनाने की, खड़ा करने की कोशिश कर रही है। शुरू में तो कांग्रेस ने छोटी छोटी रैलियों और नुक्कड़ सभाओं पर फोकस किया, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आई, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी रैलियां करने गुजरात आने लगे। लेकिन अभी भी कांग्रेस का जोर गांव-गांव में, गली-गली में अपने वर्कर्स के जरिए जनता से सीधे संपर्क करने का है। आज कांग्रेस के कैंप से बड़ी खबर यह आई कि गुजरात में बीजेपी के बड़े नेता रह चुके जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए। जय नारायण व्यास गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दिया था। वो तभी से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब मैं आपको कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंपेन की कुछ झलक दिखा देता हूं। नर्मदा जिले की रैली में खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं वो बहुत गरीब थे, बचपन में चाय बेचते थे, लेकिन कम से कम लोग उनके हाथ की चाय तो पी लेते थे। खड़गे ने कहा वो तो गरीब होने के साथ साथ दलित समाज से आते हैं, लोग उनके हाथ की चाय भी नहीं पीते थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बात के सहारे सिंपैथी पाने की कोशिश नहीं की। आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कहा और अब बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी, लोगों को कहेगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी को झूठों का सरदार कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आज जवाब दिया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता ने कहा कि खड़गे जी के साथ बचपन में छुआछूत हुई या नहीं ये तो वो नहीं जानते, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं
कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस में अनटचेबल समझा जाता होगा। राहुल गांधी उनके साथ चाय नहीं पीते होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि खड़गे को राहुल गांधी के साथ चाय पीने वाली एक फोटो तुरंत पब्लिक करनी चाहिए, जिससे यह पता लगे कि गांधी परिवार उनके साथ सही तरीके से बर्ताव करता है या नहीं करता। खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा सत्य बोला कि कांग्रेस में शायद खड़गे जी का साथ कोई चाय नहीं पीते हैं। मेरा भी खुद का अभिज्ञता है, तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। बीजेपी में तो माहौल नहीं है, लेकिन हो सकता है खड़गे जी तो जीवन भर कांग्रेस में ही रहा, तो हो सकता है कि खड़गे जी कभी राहुल जी ने खड़गे जी को कभी चाय नहीं पिलाए एक ही टेबल में। तो मैं तुरंत निवेदन करूंगा राहुल जी को कि खड़गे जी और आपको चाय पीने वाला एक साथ एक पिक्चर तुरंत ट्वीट कर दीजिए, नहीं तो देश में ये माहौल हो जाएगा कि कांग्रेस में एक प्रकार से लोगों को ऐसे व्यवहार किया जाता है। इसलिए पहले का भी अनुभव है, नेहरू जी ने अंबेडकर जी का साथ क्या किया था, तो इसलिए हो सकता है। राहुल गांधी से बिस्वा शर्मा का काफी लगाव रहा है। वो तो अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह हमेशा राहुल गांधी को बताते रहे हैं और यही वजह है कि उनके टारगेट पर राहुल रहते हैं। पिछली बार जब हिमंता बिस्वा शर्मा गुजरात आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि राहुल गांधी अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी की वजह से सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। इस पर कांग्रेस काफी नाराज हुई थी। आज जब हिमंता बिस्वा शर्मा से उनके इस बयान के बारे में सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा उन्हें तो अब तक समझ नहीं आया कि इस बयान में नाराज होने लायक था क्या। आपने राहुल गांधी जी को भी देखा है, थोड़ा दिन पहले मैंने बोला राहुल जी को, भाई आपका चेहरा तो सद्दाम हुसैन जैसा हो रहा, तो थोड़ा सा कांग्रेस का लोग मेरा साथ थोड़ा सा नाराज हो गया। इसमें नाराज होने का क्या बात था, मेरा ये भी दिमाग में नहीं है। दैट इज माई असेसमेंट। आप अगर आपको लगता है कि दाढ़ी वाड़ी कर लेने से आपका जीवन में मैच्योरिटी हो जाएगा, वो तो अपने आप आने वाला चीज नहीं है। अभी आपने उनका वीडियो देखा होगा, बोल रहा था कि मैं कैसे अपोजिशन में मैं पावर लेता हूं, और उनका ही लोग उसका ऊपर हंसने लगा। तो राहुल जी का ऊपर हमने जो लोग कांग्रेस का लोग मेरा ऊपर नाराज है, आपने सद्दाम हुसैन क्या बोला, मैं तो राहुल जी को बहादुर शाह जाफर तो नहीं बोला ना, मैंने इतना ही बोला कि आपका चेहरा सद्दाम जैसा लग रहा है। उसमें तकलीफ क्या है, दाढ़ी वाड़ी काट लो, दोबारा आप राहुल जैसा लग जाएगा। वेरी सिंपल बात है, लेकिन उसको ना करके आप ही ज्यादा पब्लिसिटी दे रहा है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता है, थोड़ा ही मेरा ट्विटर का फॉलोअर है, तो आप जब मुझको ट्रोल करेगा वो ज्यादा पब्लिसिटी देश में हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लीजिए, वो सिस्टम से होते नहीं है। आपको याद होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री का खिलाफ आप लोग क्या क्या बोला था और क्या क्या बोलने का आप लोग ने दुस्साहस किया था। उसका बाद मुझको ज्ञान दीजिए, मुझको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आज राहुल गांधी से हिमंता बिस्वा शर्मा के सद्दाम हुसैन वाले बयान पर सवाल पूछा गया। राहुल से पूछा गया कि बीजेपी के नेता उन्हें और उनकी यात्रा को टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो राहुल ने कहा बीजेपी उनकी इमेज को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया। अभी मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। असल में हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कांग्रेस को ज्यादा इसलिए चुभती है क्योंकि वो लंबे अरसे तक कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के बड़े नेता थे।
और हिमंता लोगों को बार बार बताते हैं कि राहुल गांधी उनसे मिलते नहीं थे और जिस दिन मिले उस दिन कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। अब हिमंता ने राहुल की बढ़ती दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी। लेकिन राहुल भी क्या करें, उन्होंने भी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की तुलना सद्दाम से की थी। तब राहुल ने कहा था कि चुनाव तो सद्दाम हुसैन भी जीत जाते हैं। लेकिन यह सही है कि राहुल का फोकस इस वक्त चुनाव जीतने से ज्यादा अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर है और वो यात्रा के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। राहुल को यकीन है कि उनकी यात्रा से देश में नफरत मिट जाएगी, भाईचारा बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसका फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है कि जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे कोई फायदा नहीं होगा, लोकप्रियता साबित नहीं हो पाएगी और चुनाव पर फोकस न करने का नतीजा आजकल हर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी और बैटराइज ने जो ओपिनियन पोल किया वो भी बताता है कि बीजेपी इस बार गुजरात में 2017 के मुकाबले और बेहतर परफॉर्म कर सकती है। पिछली बार बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी का फिगर 100 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ओपिनियन पोल है, अंदाजा है। मैं आपको दिखा देता हूं कि इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 50% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस की हालत उतनी खराब नहीं है वोटों के मामले में। कांग्रेस को 39% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस ओपिनियन पोल में और जमीन पर दिखाई नहीं देती। जितने भी लोगों से बात हुई उनके अनुसार आम आदमी पार्टी को सिर्फ 8% वोट मिलेंगे और वो काफी पीछे है। अगर इन वोट परसेंटेजेस को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, यह समझ लेते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार गुजरात असेंबली की 182 सीटों में से बीजेपी 117 सीटें जीत सकती है। पिछली बार बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी और इस बार के चुनाव में कांग्रेस 59 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 20 कम है। जबकि आम आदमी पार्टी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। अगर रीजन वाइज समझने की कोशिश करें, ओपिनियन पोल के नतीजे देखें तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी हर रीजन में आगे है। सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4 रैलियां की, वहां की 54 में से 33 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इस इलाके में 19 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। इसी तरह साउथ गुजरात की बात करें तो यहां 35 में से 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है। यहां कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत असर इस इलाके में, 2 सीटें आम आदमी पार्टी इस इलाके से जीत सकती है। नॉर्थ गुजरात एक ऐसा इलाका है जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। यहां की 32 में से 17 सीटें कांग्रेस के पास आ सकती हैं। यह एक इलाका ऐसा है जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी, 15 सीटें जीत पाएगी ओपिनियन पोल के मुताबिक। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसका यहां खाता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन सेंट्रल गुजरात में दिखाई दे रहा है। सेंट्रल गुजरात की 61 में से 43 सीटें, 61 में से 43 सीटें बीजेपी की तरफ जा रही हैं और कांग्रेस को इस इलाके में 17 सीटें मिल सकती हैं। अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सबसे आगे हैं। 44% गुजरातियों की पसंद भूपेंद्र पटेल हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी का नॉमिनी माना जाता है। कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल 8% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर और कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी 6% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। आम आदमी पार्टी ने जिसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, ईसुदान गढ़वी, उन्हें भी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 6% गुजरातियों की पसंद बताया जा रहा है। ओपिनियन पोल एक अनुमान है, आकलन है, अंदाजा है। असली नतीजे तो 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ओपिनियन पोल से जनता के मूड का थोड़ा बहुत अंदाजा मिलता है। यह पता चल जाता है कि चुनाव में किसकी हवा चल रही है।
और इलेक्शन कैंपेन को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से कहीं आगे नजर आते हैं और अभी तो नरेंद्र मोदी का कैंपेन बाकी है। गुजरात में उनके नाम का असर है और जिसका पूरा फायदा बीजेपी को होता है। अब मैं आपको बताता हूं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव के बारे में। मैनपुरी लोकसभा बाय इलेक्शन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। योगी ने मैनपुरी के करहल में इलेक्शन कैंपेन किया और यादव परिवार के सबसे बड़े गढ़ में इतिहास बदलने की बात कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीएम योगी ने प्रचार की शुरुआत मुलायम सिंह यादव से की, जिनके निधन के बाद इस सीट पर बाय इलेक्शन हो रहा है। और इसके बाद योगी ने कहा कि शिवपाल यादव की हालत पेंडुलम की तरह हो गई है। पिछली बार इतनी बेइज्जती हुई, कुर्सी तक नहीं मिली, हैंडल पर बैठना पड़ा, लेकिन आज फिर साथ खड़े हो गए। योगी ने कहा कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं जिन्हें हर तरफ से मार पड़ती है। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। अब मैं आपको ये भी बताते हैं, तो सीएम योगी ने शिवपाल यादव को जब फुटबॉल कहा, पेंडुलम कहा, तो अखिलेश यादव ने उसका किस अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश ने मैनपुरी में प्रचार के दौरान कहा कि जिसे योगी जी पेंडुलम बता रहे हैं, वही चाचा योगी जी को ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा योगी जी कहां गए। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां पेंडुलम जो है ये तो चलता है। ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है, वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे, जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। अखिलेश यादव की प्रॉब्लम यह है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में और उसके बाद के बाई इलेक्शन में वो जीत के इतने बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। वो योगी आदित्यनाथ को बाबा कहकर उन्हें वापस बट भेजने की बात कई बार कह चुके हैं, इसलिए अब लोग उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसका असर हो सकता है। डिंपल यादव कह रही हैं कि अगर आप नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दें। आज इटावा में प्रचार के दौरान डिंपल ने यही कहा, जनता के सामने नेताजी का नाम लेकर वोटों के लिए इमोशनल अपील की। आज जो आप सब सम्मानित लोग मेरे सामने हैं, आप सब नेताजी का परिवार हैं, तो आप सब लोग जब साइकिल का बटन दबाएंगे तो इस क्षेत्र से इतिहास रचने का काम करेंगे। जिन विचारों पे और सिद्धांतों पे समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ चली है, आगे बढ़ाने का काम दायित्व अब आप सबका और हमारा है। नेताजी का हमेशा से भावात्मक रिश्ता रहा है इस क्षेत्र के साथ,
और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियों को नेताजी ने छुआ है। कहीं ना कोई किस्सा जरूर है आप सभी का, और ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो गांव-गांव घूमा हो, जो सब लोगों के बीच में सबका दुख और दर्द समझा हो और उसका हल भी निकाला हो। चुनाव लड़ने के मामले में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह हैं। हर चुनाव को बड़ी सीरियसली लेते हैं। आमतौर पर जब बाई इलेक्शन होता है तो उसमें मुख्यमंत्री प्रचार करने नहीं जाते, लेकिन योगी आदित्यनाथ कैंपेन भी कर रहे हैं और जीतने के लिए जोर भी लगा रहे हैं। सब जानते हैं मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। उन्हें यहां से हराना मुश्किल था और अखिलेश को यहां से हराना आसान नहीं है, लेकिन योगी पूरी ताकत लगा रहे हैं, कैंपेन करने आए। इससे पहले उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी को हरा कर दिखाया। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ मैनपुरी जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। अब आपको ऐसी खबर बताता हूं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि चाइना में पहली बार शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ बगावत की आवाज सुनाई दे रही है। शी जिनपिंग के तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार बगावत के शोले भड़क उठे हैं। राजधानी बीजिंग, चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई, इंडस्ट्रियल हब चेंगजो, कोरोना वायरस के ओरिजिन वाले शहर वुहान और वेस्ट चाइना के उर्मची शहर में लाखों की संख्या में लोग शी जिनपिंग के तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चाइना में मीडिया पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में है, उन्हें खबर दिखाने की आजादी नहीं है। इसलिए जिनपिंग के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। चाइना के सोशल मीडिया पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में जो लोग नजर आते हैं वो बेहद नाराज हैं, गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि उन्हें आजादी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही वाले चाइना में पिछले 33 साल में ये पहली बार है जब पूरे देश में इस तरह के प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। इससे पहले 1989 में 1989 में चाइना में डेमोक्रेसी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। तब चाइनीज गवर्नमेंट ने टैंक भेजकर प्रोटेस्ट को कुचल दिया था। लेकिन इस बार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी ताकत लगाकर भी इन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है। वुहान शहर में प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। कुछ देर के लिए भगदड़ मची, लेकिन थोड़ी देर बाद लोग फिर इकट्ठा हो गए और फिर से नारे लगाने लगे। ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट करने वालों को अब लाठियों और गोलियों का कोई डर नहीं है। चाइना में इतने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बेहद एबनॉर्मल बात है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी। 3 साल पहले जब वुहान में कोरोना वायरस के पहले मरीज का पता चला था, तब से चाइना जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रहा है। एक भी मरीज मिलने पर पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया जाता है। लोगों को ऊंची इमारतों में बने फ्लैट में बंद कर दिया जाता है। हजारों लोगों को जबरदस्ती क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाता है। इस दौरान कई हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब शिजियांग के उरुमची में लॉकडाउन की गई बिल्डिंग में आग लग गई और बच्चों समेत 10 लोग इसमें जलकर मर गए क्योंकि उनके घर सील कर दिए गए थे, तो पूरे चाइना में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। चाइना में प्रोटेस्ट की दूसरी बड़ी वजह है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। जीरो कोविड पॉलिसी, कोयले की कमी और बिजली के संकट की वजह से चाइना का इकोनॉमिक आउटपुट घट गया है।
लोगों की आमदनी कम हो गई है और पश्चिमी देशों में महंगाई के कारण चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया है। चीन की जनता कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से पहले ही परेशान थी और मंदी की वजह से उसका गुस्सा उबल पड़ा है। अगर जल्दी चाइना अपनी जीरो कोविड पॉलिसी नहीं बदलता, इकोनॉमिक हालात को सुधारने की कोशिश नहीं करता, तो चाइना में हालात और बिगड़ सकते हैं। जीरो कोविड पॉलिसी और जमीन पर इसे लागू करने वाले अधिकारियों को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस वक्त चीन की जनता ही नहीं, छोटे अधिकारी भी नाराज हैं। मुझे लगता है कि बीजिंग की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के बहुत से बड़े अधिकारियों को जीरो कोविड पॉलिसी से फायदा हो रहा है, लेकिन इससे जनता की मुसीबत बढ़ जाती है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर दबाव महसूस होता है। इस पॉलिसी से जिन लोगों के हित सध रहे हैं वो इसे लागू करने पर आमादा हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। यही वजह है कि चाइना के कई शहरों में यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर के अधिकारी भी लंबे समय से दबे जनता के गुस्से को भुगत रहे हैं। चीन में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे पूरी दुनिया में शी जिनपिंग की बदनामी हो रही है। शी जिनपिंग के बारे में यह माना जाता था कि उनका एक छत्र राज है, उनके बारे में कोई चू भी नहीं बोल सकता, उनके राज में कोई आवाज नहीं उठा सकता। उन्हें पहली बार इस कदर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। और जब जनता सड़कों पर उतर आए, बगावत पर उतर आए, तो उसे दबाना आसान नहीं होता। इसीलिए शी जिनपिंग के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।